गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, उसको देखेंगे पहले, इसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स के जो क्विज हैं उनको करेंगे। क्या आ रहा है? रूस सरकार का एक बड़ा फैसला आ रहा है। पाकिस्तान को नो आर्मी सप्लाई की नीति पर वो कायम रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन, इसको हम SCO भी बोलते हैं, की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 सितंबर 2020 को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस के दौरे से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। यहाँ पर रूस ने एक बार फिर यह दोहराया कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रूस ने यह आश्वासन दिया रक्षा मंत्री को कि 30 सितंबर 2020 को बैठक के दौरान दिया था। ये राजनाथ सिंह के साथ बैठक में रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु ने कहा कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति पर रूसी प्रतिबद्धता भारतीय अनुरोध पर पालन करती रहेगी और बनी रहेगी। चलिए इसके बाद कुछ और चीजें भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के सुरक्षा मामलों से जुड़े मामलों पर रूस के पूरे साथ का सहयोग भी दिया है, मतलब पूरा साथ ये देंगे, इसका ये सहयोग भी इन्होंने दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात भी कही है। तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई हमको यहाँ पे, कि रूस ने यहाँ पे ये आश्वासन दिया कि भाई हम पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे रक्षा से जुड़े हुए मामलों में, और साथ ही साथ में मेक इन इंडिया प्रोग्राम का इन्होंने समर्थन किया। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। इसी के साथ साथ अमेठी में राइफल फैक्ट्री की स्थापना भी होनी है। भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों की व्यस्तता को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की और एक बड़ी डील को अंतिम रूप दिया। इस डील के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो यहाँ पर रूस ने हमको एक जो राइफल है हमारी AK-203, इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए यहाँ पे एक डील यहाँ पे कंप्लीट हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 5 सितंबर के दिन क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई थी, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे यहाँ पे 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ये कौन थे? हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति 1962 से 1967 में बने, तो उनके कुछ छात्रों और दोस्तों ने उनसे अनुरोध किया कि वे 5 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाएं। उन्होंने जवाब दिया, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहीं से हमारी शुरुआत हुई यहाँ पे शिक्षक दिवस को मनाने की। सबसे पहले कब मनाया गया था? ये प्रथम बार कब मनाया गया था? 1965 में मनाया गया था 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है, तो उन्होंने खुद ने बोला था कि भाई इस दिन मेरा जन्मदिन ना मनाकर आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में इसको मनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ जानकारी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, कुछ और जानकारी देखेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी में हुआ था। उनके पिता और माता सर्वपल्ली वीरास्वामी सीतम्मा थे। उनकी पत्नी शिवकामु थी और 5 बेटियां और 1 बेटे के पिता थे। अपने अकादमिक जीवन के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उन्होंने वेल्लोर में वुरहिस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में 17 साल की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। उन्होंने
1906 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री पूरी की और प्रोफेसर बन गए। 1936 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों एवं नैतिकता की स्पेलिंग प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया। साथ ही ऑल सोल्स कॉलेज में फेलो के रूप में भी चुने गए थे। वह 1946 में संविधान सभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने यूनेस्को और भारत में यूनेस्को के बाद मॉस्को में राजदूत के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। 1952 में वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में वे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। चलिए आगे बात करेंगे। उन्हें 1954 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जो उससे सम्मानित किया गया। 1954 में उन्हें जर्मन ऑर्डर पीले में माइट फॉर आर्ट्स एंड साइंस पर पुरस्कार से नवाजा गया। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी इनको मिला। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया। 1975 में भगवान की एक सार्वभौमिक वास्तविकता, जिसे सभी लोगों के लिए प्यार और ज्ञान ग्रहण किया की धारणा को बढ़ावा देने के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। और यह कमाल है, उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी पुरस्कार राशि दान कर दी थी। जो भी उनको पुरस्कार मिला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने पूरी राशि जो थी वह दान कर दी थी। इसी के साथ ही 17 अप्रैल 1975 को इनका निधन हो गया था। चलिए इसके साथ और क्या हमारा आज की डेट में क्या जनरल नॉलेज था। 5 सितंबर के दिन ब्लैक सेपरेटमेंट ग्रुप के आतंकवादियों ने म्यूनिख ओलंपिक के एथलीट विलेज में घुसकर 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। आज के ही दिन 5 सितंबर के दिन आतंकवादियों ने म्यूनिख ओलंपिक के एथलीट विलेज में घुसकर 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी 1972 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छा जनरल नॉलेज, बहुत अच्छा एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आज की डेट में क्या हुआ था। हाईजैक विमान में मुसाफिरों को बचाने की खातिर अपनी जान गंवाने वाली नीरजा भानोट का कराची में मौत हो गई थी। आज के ही दिन हुई थी 1986 में। 5 सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन अमेरिकन फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार से शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से नवाजा गया। तो ये एक पहली बार हुआ था जब अशोक चक्र सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो था पहली बार किसी महिला को दिया गया था। वो कौन है? नीरजा भानोट। ये क्वेश्चन जो था एमपीपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है और कई एग्जामों में भी आ चुका है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली एकलौती महिला कौन थी? वो थी हमारी कौन? नीरजा भानोट जी। इसी के साथ 1997 में समाज सेविका मदर टेरेसा जी का निधन हुआ था। भारत सरकार द्वारा 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि भी मिली थी। 1988 में ब्रिटेन द्वारा आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट उपाधि से सम्मानित किया। इसी के साथ 19 दिसंबर 1989 को मदर टेरेसा को मानव कल्याण कार्यों हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दुनिया का सबसे माना हुआ पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पीस पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था। इसी के साथ वह तीसरी भारतीय नागरिक है जो संसार में पुरस्कार से सम्मानित की गई है। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? चलिए अब करंट अफेयर्स के क्विज के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है आपके पास 120, 135, 145 या फिर 118। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। 120 होगा, 135 होगा या 145 होगा या तो 118 होगा। पबजी बैन होने की वजह से बहुत से जो मोबाइल के एडिक्टेड थे, गेम के एडिक्टेड थे, जो अपने आप को पबजी में पूरी तरह से संलिप्त हो गए थे, उनके लिए बड़ी ही बुरी खबर है यहाँ पर। चलिए आंसर क्या रहने वाला है इसका? आंसर रहने वाला है 118। सरकार द्वारा इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया उसमें पबजी के अतिरिक्त
लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप भी शामिल हैं। भारत ने जून के आखिर में टिकटॉक, हेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और इन्होंने बैन किए थे। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पर इन चाइनीज ऐप का बैन करा क्यों? यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक उद्देश्य होना चाहिए ना। तो उद्देश्य ये था, भारत सरकार ने ये बोला कि इन जो चाइनीज ऐप था, इनके भारत में रहने से भारत की अखंडता एवं सुरक्षा पर बट्टा लग रहा था। मतलब यहाँ पर ये जो ऐप थे भारत की सुरक्षा के लिए अच्छे नहीं थे और अधिकतर इन ऐप्स के जो भी सर्वर थे वो भारत में नहीं थे। सारे ऐप के सर्वर जो थे वो चाइनीज ही थे और ये सिर्फ चाइनीज कम्युनिकेशन यहाँ पे इनका हुआ करता था। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ान के लिए मंजूरी दे दी है? चलिए आपके पास ऑप्शन है 40%, 60%, 80% या फिर 20%। अभी क्या था, कोरोना काल की वजह से सारी विमान कंपनियां जो थी वो एक प्रतिबंध में चल रही थी, पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट नहीं चल रही थी। तो यहाँ पर अभी कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने? चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 60%, 60%। केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को 60% घरेलू उड़ान के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले एयरलाइंस को नेटवर्क कैपेसिटी पर सिर्फ 45% तक ही इस्तेमाल की मंजूरी थी। देश में 25 मार्च को लगाए गए लॉकडाउन के चलते विमान सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। बाद में 25 मई को घरेलू उड़ानों को 33% की क्षमता के साथ शुरू किया गया था। हालांकि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अब भी पाबंदी है। मंत्रालय ने 26 जून के आदेश को संशोधित करते हुए 45% क्षमता के स्थान पर अब 60% क्षमता को बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला यहाँ पर किया है? अभी क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा एनसीईआरटी सीबीएसई जो बोर्ड है उसने भी क्या किया था, अपने सिलेबस में कुछ कमी की थी, कुछ चैप्टर्स को, कुछ टॉपिक्स को उसने रिड्यूस कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया? ऑप्शन है आपके पास 80%, 10%, 25% या फिर 30%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 30%। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया। कोरोना महामारी के चलते बंद चल रहे स्कूलों के कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 70% सिलेबस के आधार पर ही ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया प्रदेश के सभी स्कूलों में अब मार्च में ही परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं जो हैं वो नेक्स्ट जो सेशन हमारा जो करंट सेशन चल रहा है, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है वो मार्च में ही होगा। परंतु यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, जो एग्जाम का जो सिलेबस था वो क्या कर दिया, 70% ही कर दिया। हिमाचल सरकार ने 21 सितंबर से 50% शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों को स्कूल बुलाने का फैसला भी साथ ही साथ लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको हम बोल सकते हैं GII में, ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आपको बताना है कि भारत अब कौन सी नंबर की पोजीशन पे है। ऑप्शन है आपके पास 28वीं पोजीशन पे, 38वीं पोजीशन पे, 48वीं पोजीशन या फिर 58वीं पोजीशन पे। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 48वें पोजीशन पर। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हुआ। भारत ने 4 पायदान की छलांग लगाई और वह 48वें स्थान पर पहुंच गया। भारत साल 2015 में 81वें, 2016 में 66वें और 2017 में
60वें स्थान पर था। 2018 में वे 57वें स्थान पर और 2019 में वे 52वें स्थान पर पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की यह सूची 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। यहाँ पे ये क्या देखता है कि भाई किस कंट्री की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, वहाँ पे क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, कितने वैज्ञानिक हैं और क्या मतलब वहाँ पे इनोवेशंस कितने हो रहे हैं, क्या वैज्ञानिक उपलब्धियां वहाँ पे मिल रही हैं, और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था में क्या क्या यहाँ पे प्रदर्शन अच्छे हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक सूची बनाता है। इसके हिसाब से भारत यहाँ पे 4 अंक ऊपर चढ़कर 48 पे पहुंच गया। इस सूची में स्विट्जरलैंड ने अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी। हमेशा की तरह यहाँ पे स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, स्वीडन दूसरे नंबर पे, अमेरिका तीसरे नंबर पे, ब्रिटेन चौथे पे, नीदरलैंड 5वें नंबर पे, डेनमार्क 6वें पे, फिनलैंड 7वें पे, सिंगापुर 8वें पे एवं जर्मनी 9वें नंबर पे एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया 10वें नंबर पर स्थित है। हमारी भारत की स्थिति क्या है, 48 हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा के रूप में मंजूरी दे दी? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कौन सी भाषा को आधिकारिक मंजूरी दे दी? कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक और कौन सी लैंग्वेज है जिसको मंजूरी दे दी आधिकारिक भाषा में? ऑप्शन है आपके पास उर्दू, संस्कृत, तमिल एवं कन्नड़। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में डेली के वीडियो मिलते रहें और आपका डेली का करंट अफेयर्स का नॉलेज बढ़ता रहे। मैं आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स लेके आता रहूँगा, और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो प्लीज़ इसके आंसर कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप इन क्वेश्चंस को जानते हैं और आप अवेयर हैं। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है उर्दू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत उर्दू, अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी को भी केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। कश्मीरी को जम्मू कश्मीर की पहली बार राजभाषा का दर्जा मिलेगा। वहीं पहले से मान्यता प्राप्त उर्दू और अंग्रेजी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। राज्य के अधिकांश लोग डोंगरी, कश्मीरी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों के स्थानीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में दर्जा नहीं मिला। तो यहाँ पे हमको कौन सी भाषा, उर्दू भाषा को यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे मंजूरी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया 2023-2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 करोड़ 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है 500 करोड़, 100 करोड़, 500 योजनाएं, 100 योजनाएं, 200 योजनाएं या फिर 300 परियोजनाएं। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कितनी योजनाएं बना रहा है और पैसा कितना खर्च हो रहा है? 1.22 लाख करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहेगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 500 योजनाएं, 500 परियोजनाएं। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार कोल इंडिया 2023-2024 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 करोड़ रुपए निवेश करेगा? कोयला के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कोयला मंत्रालय नित्य नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। इस निवेश का उद्देश्य भारत को कोयले में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 2023-2024 तक 1 बिलियन टन का उत्पादन के लक्ष्य को रखा है। इसने कोल इंडिया लिमिटेड को अगले 3 से 4 वर्षों में 14,200 करोड़ रुपए का निवेश करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश में सहयोग की मंजूरी यहाँ पे मिल गई है? क्या क्या बात हो रही है? भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ ये सहयोग कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास चीन, नेपाल, चीन, रूस या फिर फिनलैंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। भाई चीन तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम चीन के साथ तो वैसे ही बहुत हमारी खटास चल रही है।
तो आप इसका आंसर सोचिए क्या होगा, बताइए मुझे कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर होगा फिनलैंड। भारत सरकार के खनन मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच अहम समझौता। किस किस के बीच में हुआ? फिनलैंड के रोजगार और आर्थिक मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच एक समझौता हुआ। यह AMU समझौते की बात हो रही है। भूविज्ञान प्रशिक्षण, उपयुक्त विश्लेषण और खनिज पूर्वानुमान के क्षेत्र में सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भू भौतिकी और भूकंपीय सर्वेक्षण को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों एवं भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है और एक रूपरेखा और एक मंच प्रदान करना है। तो इसका मेन मोटो क्या था? इनका मेन मोटो ये है कि भाई खनिज संसाधन और भूविज्ञान के क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है, जितना हम आगे बढ़ सकते हैं हमको साथ में रह के आगे बढ़ना है। भूकंप सर्वेक्षण के हमको रिसर्च करने हैं, इसको अच्छे से अच्छा करना है और भूभौतिकी विज्ञान जो होता है हमारा, जो भूगर्भ विज्ञान होता है, उसके हमको रिसर्च करना है और आगे बढ़ना है और साथ में आगे बढ़ना है। इसके लिए एक मंच प्रदान किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके पास 1580 करोड़ रुपए, 3580 करोड़ रुपए या 2580 करोड़ रुपए या फिर 2990 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। मेक इन इंडिया के लिए कितना खर्चा करने वाली है सरकार, रक्षा मंत्रालय? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 2580 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। यह अनुबंध टाटा पावर कंपनी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एवं लार्सन एंड टुर्बो के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एवं पोजीशन सिस्टम AGPS के साथ 114 लॉन्चर और 15 कमांड पोस्ट भी होंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे कितना खर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे 2580 करोड़ रुपए मेक इन इंडिया के लिए यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनियां कौन कौन सी हमारी? टाटा पावर कंपनी हो गई, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और साथ ही साथ में इंडिया की बहुत मजबूत कंपनी जो है वो लार्सन एंड टुर्बो। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? सोलर ट्री विकसित किया है यहाँ पे सबसे बड़ा। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भारत, चीन या फिर रूस। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है सबसे बड़ा सोलर ट्री। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। भारत ने विश्व में सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर की होगी। इस सोलर ट्री से किसानों को पंप, ट्रैक्टर आदि चलाने में सुविधा होगी। वहां से उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड में भी दिया जाएगा। सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है। तो भारत ने यहाँ पे एक सोलर ट्री विकसित किया है। सोलर ट्री का है यहाँ पे, सोलर ट्री का काम क्या है कि जो हमारा जैसे सोलर पैनल्स होता है वैसे यहाँ पे एक सोलर ट्री बनाया है। एक सोलर पैनल्स के बहुत से सोलर पैनल्स को हमने कंबाइन करके यहाँ पे एक ट्री बनाया है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसी के साथ साथ इसको हम ग्रिड में भी देंगे। और इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 11.5 किलोवाट पावर। चलिए तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार गिराने के लिए मिसाइल स्थापित किए? कौन से देश ने यहाँ पे एक मिसाइल स्थापित किए कैलाश मानसरोवर के पास? ऑप्शन है आपके पास चीन, भारत, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। चलिए इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है चीन। चीन ने कैलाश मानसरोवर में एक झील के पास मिसाइल साइट का निर्माण किया, जहां वो जमीन से हवा में मार कर सकने वाली मिसाइल को बना रहे हैं। यह झील
कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है। कैलाश मानसरोवर के पास DF-21 नाम की मिसाइल तैनात की गई है। यह मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 2200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो यहाँ पे चीन ने वापस अपनी वही औकात दिखा दी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि हम समझौता कर रहे हैं, और दिन पर दिन क्या होता है, चीनी सैनिक जो हैं वो झड़प करते हैं हमारे भारतीय सैनिकों से। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कैलाश मानसरोवर के पास उन्होंने एक मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च मतलब सेटअप कर दिया है, जिसकी जो रेंज है वो कितनी है, 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए, हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।